वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑटो एक्सीलेंस। और आज के इस वीडियो में मैं अपने आईटीआई के स्टूडेंट के साथ में रैक एंड पिनियन और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के ऊपर प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं कि रैक एंड स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग आपका किस तरह से वर्क करता है, उसके अंदर के पार्ट्स कैसे रहते हैं और पावर स्टीयरिंग कितने टाइप के रहते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो आइए चलते हैं अपने वीडियो पे जिसका नाम है ओवरऑलिंग रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियरबॉक्स। सो एज यू सी, ये आपका रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियरबॉक्स डिसमेंटल करके रखा गया है और यहाँ पर एक फुल असेंबली ऑफ रैक एंड पिनियन है। यहाँ पर ये रैक एंड पिनियन इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड है और ये रैक एंड पिनियन जो डिस्कनेक्ट करके रखा गया है ये मैनुअल है। सो दिस इज योर रैक हाउसिंग। दिस इज योर रैक हाउसिंग। इस रैक हाउसिंग के अंदर आपका रैक बैठता है और रैक के अंदर आप देखोगे इस तरह के यहाँ पर टीथ बने हुए हैं। इस टीथ के साथ में इसका पिनियन अलाइंड होता है। पिनियन आप देख सकते हो कि पिनियन में हेलिकल टीथ है और ये हेलिकल टीथ आपका क्या होता है, रैक के साथ में मैश होता है। जब पिनियन आप रोटेट करते हो तो पिनियन के रोटेट होने से रैक स्लाइडिंग मोशन में आता है, या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा और आपका स्टीयरिंग जो रहता है वो रोटरी मोशन में घूमता है। रैक के दोनों एंड पे आपको बॉल जॉइंट एंड का स्लॉट मिलता है। आप बॉल जॉइंट एंड उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और बॉल जॉइंट एंड के लास्ट में आपको टाई रॉड एंड का स्लॉट मिलता है और ये वाला पोर्शन आपका नकल में कनेक्ट होता है। जब रैक लेफ्ट या राइट स्लाइड करता है तो उसके साथ में बॉल जॉइंट और टाई रॉड एंड भी मूवमेंट करता है और उसकी वजह से आपका क्या होता है, व्हीकल क्या करता है, आपका टायर टर्न लेता है एक स्पेसिफिक डिग्री पर। दोनों साइड में सेम तरह के सेटअप रहेंगे, आप सेटअप चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड के सेटअप आपके सेम रहेंगे। ये सेटअप राइट का हो जाएगा और ये सेटअप आपका लेफ्ट का हो जाएगा और पिनियन आपको यहाँ पर लगता है। प्रोटेक्शन के लिए आपको उसके ऊपर डस्ट कवर रहता है, डस्ट बूट रहता है, दोनों साइड में डस्ट बूट रहता है विथ क्लैंपिंग। आपको वहां पर क्लैंप दिया गया है, दोनों साइड में आप क्लैंप लगा सकते हो और इस तरह से आपकी पूरी असेंबली तैयार होती है। पूरी असेंबली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर ये कनेक्शन है पूरा, फिर आपका डस्ट बूट है, इसके अंदर बॉल जॉइंट है, फिर रैक है, रैक हाउसिंग है, उसके बाद में ये आपका ईपीएस का असेंबली है, उसके बाद राइट साइड का पूरा सेटअप है। तो ये पूरा सेटअप आपका रैक एंड पिनियन का हो गया। सो दिस इज रैक असिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसके अंदर हम एक डीसी मोटर देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक टॉर्क सेंसर देख रहे हैं और ये पूरा का पूरा यूनिट आपके रैक के ऊपर माउंटेड है। इस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल कैन कम्युनिकेशन के थ्रू ईसीएम से भी कोऑर्डिनेट करता है और जो नेसेसरी सिग्नल रहते हैं वो नेसेसरी सिग्नल ईपीएस के लिए वहां से रिसीव करता है। सो अभी हम इसको ओवरऑल करके देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग ओवरऑल कर रहे हैं। उसके जो टॉर्क सेंसर का माउंटिंग फाउंडेशन बोल्ट है उसको लूज किया जा रहा है। सो ये आपका टॉर्क सेंसर का पूरा यूनिट है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड यूनिट है, ये आप रिपेयर नहीं कर सकते हो और जैसे ही टॉर्क सेंसर आपका खराब हो जाता है ये पूरा यूनिट आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड रहता है, वो सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के थ्रू आपके ईपीएस से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इसके अंदर फिर आपको टॉर्शन बार यूनिट भी मिलेगा। टॉर्शन बार आपके स्टीयरिंग के द्वारा लगने गए टॉर्क को कैलकुलेट करता है और उससे लगने वाले टॉर्शन को मैनेज करता है। तो अभी ये यूनिट प्लेट खोल के हम देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या मिलता है। टॉप कवर निकालने के बाद
आप इसके अंदर एक गियर देख सकता है। ये गियर जो है मोटर द्वारा रोटेट होता है, मोटर इस गियर को पावर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम मोटर खोल के देखेंगे कि मोटर किस तरह से कनेक्ट रहता है। इसमें वार्म गियर रहता है और वार्म गियर के होने की वजह से आप इसके थ्रू मोटर को रोटेट नहीं कर सकते हैं, बट मोटर आपके रैक को रोटेट कर सकता है। सो दिस इज योर डीसी मोटर जो बैटरी के पावर से स्टार्ट होती है। तो अभी हम उसको बैटरी के ऊपर लगा के देखेंगे कि ये मोटर सचमुच वर्क करता है कि नहीं करता है, और ये सिर्फ क्लॉकवाइज भी घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, वो भी हम देखेंगे। काफी वेटेड है मोटर, और इसकी जो रेटिंग रहती है वो 60 या 70 एम्पियर के ऊपर रहती है। इसको 2-3 एम्पियर या 5 एम्पियर से काम नहीं चलता है। इसको आपको फुल बैटरी का जो पावर रहता है वो आपको उसको देना पड़ता है। ईपीएस तभी काम करता है जब आपका बैटरी पूरी तरह से चार्ज रहेगा। 10.50 से जैसे ही पावर नीचे जाएगी वैसे ही आपका ईपीएस हार्ड होना चालू हो जाता है। तो जैसे हम जैसे ही बैटरी से पावर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका मोटर देखो, मोटर रोटेट हो रहा है। पोलैरिटी चेंज करो, तो पोलैरिटी चेंज करने पर मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर चेंज करो, ओके। सो ये मोटर 2 वे डायरेक्शनल मोटर है जो दोनों डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि ईपीएस में हमको दोनों डायरेक्शन में आपका स्टीयरिंग को टर्न कराना पड़ता है, लेफ्ट और राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग देखा आपने कि उसके अंदर किस तरह के कंपोनेंट्स रहते हैं। हमने अभी रैक एंड पिनियन को एक्सप्लेन किया कि रैक एंड पिनियन 2 तरह के होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक ईपीएस असिस्टेड होता है रैक। सो ये जो ईपीएस है ये आप 2 तरह से डायग्नोसिस कर सकता है। सबसे अच्छा डायग्नोसिस का प्रोसेस है आपका स्कैन लगा के। तो आपको जैसे आप स्कैन लगाओगे तो स्कैन में जाने के बाद आप या तो डीटीसी एनालिसिस कर सकता है और उससे रिलेटेड ट्रबल कोड को आप फाइंड आउट कर सकता है, और अगर आपको ट्रबल कोड नहीं आ रहे हैं तो आप उसके डाटा को एनालिसिस कर सकता है, और डाटा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो कंडीशन है स्टीयरिंग का वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये डाटा को एनालिसिस करते हुए हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद कुछ कंपनियां जो ईपीएस है वो कॉलम पे देती है, मतलब अभी आपने रैक पे देखा, बट कुछ कंपनियां कॉलम पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का सिस्टम देती है। सो अभी हम देखेंगे कि कॉलम असिस्टेड ईपीएस किस तरह, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म रखे गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने रैक असिस्टेड पावर स्टीयरिंग देखा, और अब आपके सामने कॉलम असिस्टेड पावर स्टीयरिंग है। सेम पार्ट्स के इंपॉर्टेंस वही रहते हैं, सारे पार्ट्स वही रहते हैं, बट जो रैक पे लगाए थे वो पार्ट्स उठा के उन्होंने क्या किए हैं, कॉलम पे लगा दिए हैं, ताकि अपना रैक के ऊपर से वेट थोड़ा सा कम हो जाए और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इस केस में अगर रैक एंड पिनियन खराब होती है या फिर ईपीएस खराब होता है, दोनों में से अगर कोई भी खराब होती है तो अपने को पूरा सेट नया डालना पड़ता है, बट इस केस में अपने को सिर्फ एक ही यूनिट हमको डालना पड़ेगा। अगर ईपीएस सिस्टम पूरा खराब हो गया है तो ईपीएस ही चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा करके प्रॉब्लम 2 ही चीज का आता है, 3 ही इसके अंदर मेन कंपोनेंट है, एक है मोटर टॉर्क सेंसर और एक है ईसीयू। ज्यादा करके टॉर्क सेंसर उड़ते हैं या फिर मोटर खराब हो जाते हैं, और एकदम एक्सट्रीम केस में ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आपको कंट्रोल मॉड्यूल खराब होते हुए दिखेगा। अदरवाइज सारे फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कॉलम वाले सेम है, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों में आप यहाँ पे क्लोजली डिफरेंस देख सकते हो। इसका टॉर्क सेंसर यहाँ था, तो इस गाड़ी का टॉर्क सेंसर आपको, इस कॉलम का टॉर्क सेंसर आपको यहाँ दिया गया है। मोटर आपको इस तरह का था और इसमें मोटर आपको थोड़ा सा छोटा दिया है। हाँ, कंट्रोल मॉड्यूल डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, तो वो कहाँ पर रहेंगे, बट वो इसके पास ही लगता है। आप अगर देखोगे तो कॉलम के पास ही इसका कंट्रोल मॉड्यूल लगता है, और कुछ भी इन दोनों कंपोनेंट के अंदर, टाइप्स के अंदर फर्क नहीं है, पूरा का पूरा ईपीएस सेम। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। सो इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल पे बनिए, और हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिकल अच्छे से करते हैं। सो उनके लिए भी आप
थैंक्स बोलिए कि उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उनके बिना प्रैक्टिकल परफॉर्म होना मुश्किल रहता है, उनको भी नॉलेज मिलता है, हमको भी नॉलेज मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।